जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम तैयार कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिहाज से चैप्टर वाइज भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और आज अपना जो चैप्टर है वो है पांचवा फर्स्ट बुक का प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर से आपके जो विश्व मानचित्र का जो प्रश्न आता है वो भी इस चैप्टर से आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर जो विश्व के मानचित्र दिए गए हैं उनको भी अपने को अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे भी दिए गए मानचित्र में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र दिखाइए, या आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र दर्शाइए, वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र है वो दिखाइए। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न है वो मानचित्र का भी इस चैप्टर से आने की पूरी संभावना है वो रहेगी। और इस जो हमारी ये सीरीज चल रही है इससे हम इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार कर रहे हैं। और अगर आप डिटेल में इन प्रश्नों को, इन टॉपिक्स को समझना चाहें तो आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी 2021-22 वाला जो फोल्डर है उसको ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो आपको एक साथ है वो मिल जाएंगे, आप डिटेल में उनके बारे में पढ़ सकते हो। नोट्स की बात करें तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम पर, उस पर मिल जाते हैं। और कई बच्चों की पीडीएफ को लेकर डिमांड रहती है, तो मेरा प्रयास है वो उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ और जल्द है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक आप यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से परीक्षा के अंदर प्रश्न बनते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर के तैयार हैं वो कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या निम्न में से कौन सी रोपण फसल है वो नहीं है, रुपाई नहीं की जाती है, जिसकी कॉफी, गन्ना, गेहूं और रबड़। तो इसमें आपको पता है कॉफी, गन्ना और रबड़ है ये रोपण फसल है, और जबकि गेहूं है ये रोपण फसल नहीं है। उसके बाद बात करें, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, जहां सबसे ज्यादा सक्सेस है ये सहकारी कृषि। ध्यान दीजिए, सहकारी कृषि किस देश में सबसे अधिक सक्सेस है, तो उस देश का नाम क्या है? एक यूरोपीय देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क के अंदर सहकारी कृषि है वो काफी सक्सेस है। उसके बाद बात करें, अगला प्रश्न है अपना तीसरा, क्या फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन, यानी पुष्प का उत्पादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फूलों की कृषि है वो पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर है वो कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न है अपना, क्या निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? काल खोज, जो कि सोवियत संघ, जो आज रूस के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये एक सहकारी कृषि का प्रकार था। अंगूर का उत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि की बात करें तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह में, यानी जिस वो देश जिनके ऊपर यूरोप का अधिकार था उनमें ये कामयाब हुई वो है, जैसे अपने इंडिया में भी वो रोपण कृषि है। तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा की गई कृषि का विकास है जो हुआ वो कौन सी है? रोपण कृषि है। अच्छे से तैयार कीजिएगा इन प्रश्नों को। और पांचवा प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापारिक दृष्टि से बड़े लेवल पर जो काम किया जाता है, तो इसमें आपको वो छांटने जान नहीं की जाती है, तो वो है अपना चौथा ऑप्शन अमेजन बेसिन। यहाँ ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में दिए हैं, परीक्षा में आपके क ख ग घ या एबेसेदे के रूप में भी आ सकते हैं। तो जो भी वहाँ लिखा होता है वो अपने उत्तर के रूप में लिखना होता है। तो इसका उत्तर क्या कौन सा हो गया? अमेजन बेसिन में ये नहीं है, बल्कि अमेरिका कनाडा का जो प्रेरी क्षेत्र है, या अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र है, या यूरोपीय जो स्टेपीज क्षेत्र है वहाँ पर होती है। तो प्रेरी क्षेत्र कहाँ है? अमेरिका और कनाडा में, अर्जेंटीना में पंपास क्षेत्र है और यूरोप में और स्टेपीज। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि है वो की जाती है। तो अंगूर की जो खेती है मोस्टली तो वो कहाँ है, भूमध्य सागरीय कृषि है, ये भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न सातवां, आप उत्तर भी साथ में सोचते रहें। सातवां प्रश्न है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा कर्तन और दहन, काटना और जलाकर जो कृषि का की जाती है वो प्रकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि या कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि, ये एक ही नाम है, तो इनको भी आप ध्यान में है वो रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अपना आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, कौन सी एकल कृषि है वो नहीं है, यानी सिंगल। डेयरी कृषि है, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। एकल कृषि नहीं है, तो डेयरी है वो अकेली की जाती है, रोपण फसल है वो अकेली ली जाती है, वाणिज्य अनाज कृषि किसी एक पर्टिकुलर फसल के लिए की जाती है, तो मिश्रित कृषि अधिक, इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है, तो मिश्रित कृषि है वो एकल कृषि का प्रकार नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ये आपके अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की संभावना रहेगी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में तो कौन सा है, स्थानांतरित कृषि या आदिमकालीन निर्वाह कृषि जिसको कहते हैं, तो वो है झूमिंग। झूमिंग। अब यहाँ पर दो नाम और है, उनका भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर बात करें हम मिल्पा की, तो मिल्पा है वो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में अंदर जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको मिल्पा कहा जाता है। मैं से मैं मिला लेना भाई, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में होती है। और लादांग है ये इंडोनेशिया में होती है। तो इंडोनेशिया में होने वाली स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है, लादांग के नाम से जानी जाती है। उन बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा जिन्होंने पहले अपनी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चलती थी उसके अंदर भी जिन्होंने भाग लिया। जिन बच्चों ने पहले नहीं किया, अब जिनको इस चैनल की जानकारी हुई है तो बताना चाहूँगा, प्लेलिस्ट में आपको जो पहले 10 टेस्ट हैं वो लिए जा चुके हैं जीटीएस के रूप में, ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिसमें वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टेस्ट के रूप में लिए जाते थे। तो आप समय निकालकर उनको भी आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंगूर की कृषि जिस कृषि की विशेषता है, अंगूर की कृषि, अंगूर यानी खट्टी फसल, पीछे भी एक प्रश्न आ गया, भाषा बदली है। अंगूर की कृषि जिस कृषि की विशेषता है वो कौन सी है, तो वो है अपनी भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर के आसपास होने वाले क्षेत्रों के अंदर ये कृषि होती है, भूमध्य सागरीय कृषि जिसको कहते हैं। तो 10 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए। तो 7 प्रमुख प्रकार की हैं, आप 4-5 नाम याद रखिएगा। प्राथमिक क्रियाएं होती है जो डायरेक्ट हम नेचर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। आखेट जिसको शिकार भी कहते हैं, भोजन संग्रह हो गया, पशुचारण हो गया, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एग्रीकल्चर है, खनन माइनिंग जिसको कहते हैं, ये प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार हैं, उदाहरण हैं उनके। बहुत अच्छा और सिंपल सा प्रश्न है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप तो सिंपल पेपर दे रहे हो, प्रश्न दे रहे हो, घुमा के दो। अरे भाई हम उस प्रकार से तैयार करेंगे जैसे बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं। बोर्ड में प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछे जाते भी आप उनका उत्तर नहीं दे पाए। कुछ प्रश्न जरूर आपकी समझ आधारित होते हैं, लेकिन सामान्य प्रश्नों की संख्या है वो ज्यादा होती है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को है वो तैयार है वो करते रहिएगा। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह है, कोई आपको यूं नहीं है भी आपको आए नहीं या डराना या माहौल बनाना कोई उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि लाल कॉलर श्रमिक से क्या मतलब होता है, किन्हें कहते हैं लाल कॉलर वाले श्रमिक। तो ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए लोगों को कहते हैं। और अच्छे से हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है। घर पे रहते हैं तो कौन सा वो लाल कॉलर वाले हैं, घर के बाहर काम करते हैं, किसी दूसरे इलाके में काम करते हैं।
तो प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है वो लाल कॉलर श्रमिक हैं, वो कहलाते हैं। इस पार्ट से एक जो प्रश्न है वो इस प्रकार की परिभाषाओं का जरूर आएगा, तो मैंने सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पर डाली है, आपको उनको बार बार अभ्यास में लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न कि उन दो क्रियाओं के नाम बताइए जिन पर आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर रहते थे। यानी कृषि का जो स्टार्टिंग टाइप्स कह लीजिए, या आप ऐसे समझ लीजिएगा अभी जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी स्टार्टिंग वाली, उनके नाम इसमें आएंगे। तो वो क्रियाएं हैं आखेट और भोजन संग्रह, शिकार करना और भोजन का संग्रहण करना। ये वो दो क्रियाएं हैं जो आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है 14वां कि हिमाच्छादित क्षेत्र, हिमाच्छादित जो बर्फ से ढके हुआ जो इलाका है, परिवहन के लिए किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर ध्रुवीय भालू और जो रेंडियर है उनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। ध्रुवीय भालू और रेंडियर है वो बर्फीले क्षेत्रों में परिवहन के लिए यूज होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि विश्व के उन दो क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है उनके नाम लिखिए। विश्व के जिन क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ही है। भोजन संग्रहण के दो क्षेत्र हैं, तो एक तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उत्तरी कनाडा हो गया, उत्तरी यूरेशिया हो गया और दक्षिणी चिली है वो इसके अंतर्गत आते हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग है वो इसके अंदर शामिल रहता है। तो थोड़ा सा गौर से कीजिएगा, थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आप पढ़ाई के लिए तो जरूर ये चीजें आपके अच्छे से क्लियर होगी। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, आर्थिक क्रिया। तो मानव के वे क्रियाकलाप या वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है, आय मतलब इनकम, आय याद नहीं रहे तो इनकम आप लिख दीजिएगा भी, जिनसे हमें इनकम प्राप्त होती है, जिन क्रियाओं से उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। वो जैसे प्राथमिक क्रियाएं हो गई, द्वितीयक हो गई, तृतीयक हो गई, चतुर्थ हो गई, पंचम, ये आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। ये आप अच्छे से जानते हो, चैप्टर के नाम भी हैं, यही आपके आगे 5वां 6ठा 7वां जो चैप्टर है। एक सिंपल सा प्रश्न देखिएगा, अक्सर आप च्युइंगम खाते रहते हो, चिकल क्या है और ये किससे बनता है? एक सिंपल सा प्रश्न है। तो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को चिकल कहा जाता है। च्युइंगम है वो, उसको चूसने के बाद जो शेष बचा रबड़ जैसा जो पदार्थ होता है उसे चिकल कहते हैं। और ये जपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। जेपोटा वृक्ष, तो ध्यान दीजिए, जेपोटा वृक्ष है उससे ये प्राप्त होता है, जो रबर जैसा पदार्थ है जिसको हम चिक्कल कहते हैं। उसमें मिठास डाल के च्युइंगम बना दी जाती है। शरारत की होगी आपने च्युइंगम खाकर कई बार। 18वां प्रश्न देखिएगा कि चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने के दो कारण लिखिए। पैट प्रश्न है, अगर आएगा तो ऐसा कैसा ही। चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने के दो कारण हैं। एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया, दूसरा कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना है वो बना ली गई है, तो इसलिए चलवासी पशुचारक कहाँ जाए बेचारे, यानी बाउंड्रियां डिसाइड होगी गांव की, देशों की, शहरों की भी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मकान बन गए, नई नई बस्तियां बसा दी गई है, तो इसलिए चलवासी पशुचारकों की संख्या है वो विश्व में घटती जा रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 19वां का, गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार बताने हैं, उनके नाम बताने हैं। तो दो हैं, एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल रहित। चावल प्रधान यानी जहां चावल ही मुख्य होता है, और चावल रहित यानी चावल के अलावा जो दूसरी फसलों की बात आती है। तो ये गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार हैं, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि आते हैं। 20वां प्रश्न सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जो ये तो आना ही आना है प्रश्न बोर्ड परीक्षा में। ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। और कई बार ऐसे आता है बोर्ड परीक्षा में, फेजेंडा क्या है, फेजेंडा क्या है? तो ब्राजील के कॉफी के जो बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
21वां प्रश्न फिर एक सिंपल सा परिभाषा का प्रश्न है, एग्रीकल्चर का अर्थ बताना है। तो किसे कहते हैं? कृषि। तो खेतों को जोतना और फसलें उगाना, इतना ही लिख दो चाहिए, या फिर पशुओं वाली बात भी शामिल कर सकते हो। खेतों को जोतना, फसलें उगाना और पशुओं के पालन पोषण की जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उसे कृषि कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है बोर्ड में। कई बार क्या होता है, बड़े प्रश्न आते हैं जो 3 नंबर 4 नंबर के, उनके साथ एक प्रश्न है वो परिभाषा वाला पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें परिभाषा थोड़ी ज्यादा गौर से समझनी होगी। ट्यूलिप एक अच्छा प्रश्न है। ट्यूलिप नाम का एक पुष्प है, उसकी खेती कौन सा देश है वो उसमें विशिष्ट स्थान रखता है? तो वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड है वो बहुत ही विशेष स्थान है वो रखता है। एक ध्यान रखिएगा, एक देश और आया था, डेनमार्क और आया था। वो किसके लिए फेमस था? सहकारी कृषि में सफल है वो। तो ध्यान रख लेना, नीदरलैंड है वो ट्यूलिप जो फूल है उसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, जबकि डेनमार्क है वो सहकारी कृषि के लिए फेमस है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 23वां, एक सिंपल सा प्रश्न फिर, क्या सहारा और एशिया के मरुस्थलों में पाए जाने वाले पशु, उनके नाम बताने हैं? तो भेड़, बकरी, ऊंट, इतना लिख दोगे, सीधा उत्तर लिख दिया भेड़, बकरी, ऊंट, तब भी आपको अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 मिलेगा। और अगर आप चाहते हो भी और हम सुंदर को थोड़ा उत्तर को सुंदर बनाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो कि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में पाए जाने वाले पशु हैं डैश, फिर भेड़, बकरी और ऊंट, ऐसे लिख सकते हो। सीधा उत्तर लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ये नहीं है भी हम ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ भूमिका बनाएंगे तब ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खनन की 2 विधियों के नाम बताने हैं, तो 2 विधि है, एक तो धरातलीय खनन और दूसरा है भूमिगत खनन। तो खनन यानी आपको पता है, खनन यानी खनिजों को निकालने की, उत्खनन की जो प्रक्रिया है वो भी प्राथमिक एक्टिविटीज के अंदर ही आती है। 2 तरीके से निकाला जाता है, ऊपर से सीधा खोदकर या जमीन में कुआं खोदकर। भूमिगत जो खनन है, कुएं खोदे जाते हैं जिसमें, तो धरातलीय खनन और भूमिगत खनन है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप 25वां, क्या सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत क्या है? सामूहिक, एक होता है सहकारी कृषि और एक होता है सामूहिक कृषि। तो दोनों को आपको अच्छे से समझना है भी, सामूहिक कृषि कौन सी होती है और सहकारी कृषि है वो कौन सी होती है। आपको पता है किसानों का एक समूह है, जब कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से जब एक सहकारी संस्था बनाकर खेती करता है तो वो सहकारी कृषि कहलाती है। जो कहाँ सक्सेस है? डेनमार्क में है। वहाँ प्रत्येक किसान है वो सहकारी जो संस्था है उसका मेंबर बना हुआ है। और यहाँ पर है सामूहिक कृषि, सामूहिक मिलकर। इसका सिद्धांत पूछा है भी, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है, स्वामित्व यानी मालिकाना हक, जो मालिक है, इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है, यानी सभी लोगों का और साथ में जो वहां पर काम करते हैं उन दोनों का ही उस पर अधिकार है वो होता है। तो सामूहिक कृषि का आधारभूत सिद्धांत में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित है वो होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, अगर 1 नंबर वाले में निकालें इस प्रश्न को। देखिएगा ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है भी, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, या स्थानांतरित कृषि के गुण और दोष बताने हैं, यानी समालोचना करनी है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, लिखा जाता है, कोई टॉपिक दे दिया आपको और आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इसकी आलोचना कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो एक तो ये समझ लो, आलोचनात्मक व्याख्या की जाती है किसी चीज की, तो इसका मतलब है उस चीज के गुण भी बताने हैं और दोष भी बताने हैं भी, उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, दोनों ही बातें आलोचना में शामिल रहती है। तो यहाँ प्रश्न है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा डिटेल में आंसर दिया है, इजी है, मुश्किल नहीं है। कि स्थानांतरित कृषि अस्थायी कृषि है और इस प्रकार के कृषि उत्पादन में वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें, इसके अंदर हम उनको जलाते हैं भाई। स्थानांतरित कृषि में यदि मृदा के उपजाऊपन में कमी हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ना पड़ता है और किसी दूसरे क्षेत्र की भूमि की वनस्पतियों को काटकर
फिर वहां पर खेती है वो की जाती है। तो इसमें जब जंगल जलाए जाते हैं तो उससे पोल्यूशन भी होता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर हम इस चीज को अगर हम समझें तो ये इसका भविष्य है वो अच्छा नहीं है। तो दोबारा देखिए, स्थानांतरित कृषि अस्थायी कृषि है और इस प्रकार के कृषि उत्पादन में वनस्पति को यानी पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है और मृदा के जब उपजाऊपन में कमी हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ना पड़ता है, दूसरे क्षेत्र में फिर जंगलों को काट कर जलाकर फिर खेती कर के लिए उसे साफ करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचती है और पर्यावरण के इस खेती को अनुकूल है वो नहीं माना जाता है। इसलिए इसका हम ज़्यादा भविष्य है वो नहीं मान सकते भी कोई अच्छा है क्या। उसके बाद एक सिंपल सा प्रश्न और है भी, ट्रक कृषि क्या है, ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग तो समझिएगा कि नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। क्योंकि आपको पता है शहरों में सब्जियां नहीं बोई जाती है, शहरों के आसपास के गांवों से लोग सब्जियां लेकर शहरों में जाते हैं जहां डिमांड ज़्यादा होती है। और आपको पता है सब्जियां हैं चाहे फल फ्रूट हैं, इन्हें तुरंत बाजार में बेचना होता है वरना ये खराब हो जाती है। तो उनको पहुंचाने के लिए हम मोस्टली ट्रक का इस्तेमाल करते हैं जब बड़े लेवल पर किया जाता है तो जल्दी पहुंचाने के लिए, तो इसलिए इसको ट्रक कृषि है वो कहा गया है। तो नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। फार्म यानी खेत और बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है उसी आधार पर ट्रक कृषि है वो इसे नाम दिया गया है। आपको पता है या आप में से जिन परिवारों में सब्जियों की खेती की जाती है तो आपको पता है शाम को सब्जी तोड़ ली जाती है, फिर रात को लोड करके फिर निकट का जो बाजार होता है वहाँ पर भेजी जाती है उसे बेचने के लिए, या फिर वो कोई भी इलाका जहाँ पर अच्छे दाम मिलते हों किसान को। 28वां प्रश्न देखिए, क्या बाजारीय सब्जी कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। बाजार के अंदर जो सब्जी आती है वो कृषि जो नगरीय क्षेत्र हैं, जो गांव के आसपास है, जो शहर वहीं पर क्यों की जाती है। तो बाजारीय सब्जी कृषि की मांग है वो आपको पता है शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है और ताजा वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए ऐसी कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है ताकि ताज़ा फल फ्रूट है वो सब्जियां हैं वो शहर के लोगों को प्राप्त हो। इसलिए जो इस प्रकार की जो कृषि है वो शहरों के आसपास ही की जाती है। बहुत ही सिंपल सा, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करेंगे, प्रश्न ध्यान दें और प्रश्न को अपने तरीके से समझें। आप इसमें अपनी भाषा में लिखेंगे तो और आनंद आएगा और चीज़ अच्छे से आपके याद भी रहेगी। आपको पहले भी कहा डिटेल में इन चीज़ों को समझना है तो इन टॉपिक के वीडियो बने हुए हैं भी सारे, तो आप अच्छे से उनको समझ सकते हो। एक और प्रश्न है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट करना है। चलवासी जो पशुओं को चराते हैं इधर उधर ले जाके, और वाणिज्य वाली सीधी सी बात है जो एक जगह पर ही पशु रखते हैं यानी बिजनेस के उद्देश्य से, लाभ ज्यादा कमाने के उद्देश्य से होता है। तो इन दोनों में अंतर की बात करते हैं। तो आप देखिए एक एक करके इनकर ऊपर बात करें तो पहला पॉइंट है कि चलवासी पशुचारण है वो जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवसाय है, पुराना धंधा है ये। और वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण के बाद का नया व्यवसाय है, पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरे अंतर की बात करें चलवासी में, चलवासी पशुचारण में चारे के लिए पूर्णतः प्राकृतिक निर्भरता होती है, जो प्रकृति में मिलता है इधर उधर चराने के लिए लेके जाते हैं, जो मिल जाता है पशु खा लेते हैं। दूसरे की बात करें तो वाणिज्य पशुधन पालन में चारे के लिए केवल प्रकृति के ऊपर निर्भरता नहीं होती बल्कि इसके लिए चारा उगाया भी जाता है। इसी बात को आगे अलग तरीके से भी लिखा है ताकि ज़्यादा आपको याद रखने में दिक्कत नहीं हो। तीसरा अंतर देखें चलवासी में, इस प्रकार के पशुचारण में अनेक प्रकार के पशुओं को रखा जाता है, और जबकि बात करें अपने इसमें वाणिज्य में तो वाणिज्य पशुधन पालन में उस क्षेत्र की भौगोलिक दशा यानी वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है उसमें रहने वाले विशेष पशुओं को रखा जाता है। भी उस प्रकार के एनवायरनमेंट में किस प्रकार के पशुओं को रखना फायदे का सौदा होता है वो रखे जाते हैं इसमें। तो चौथा अंतर है कि चलवासी पशुचारण में संलग्न यानी जुड़े हुए जो लोग, संलग्न का मतलब है जुड़े हुए लोग, चलवासी पशुचारण में जुड़े हुए लोग चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं यानी जाते हैं, और वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले एक निश्चित स्थान पर फार्म यानी
एक खेत के रूप में वहीं एक जगह बनाकर फार्म हाउस बना लिया जाता है और पशुओं का वहाँ पर पालन है वो किया जाता है। तो आप अच्छे से इनको भी तैयार कीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2, 3, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है ये। उसके बाद बात करें आज का अपना अंतिम प्रश्न है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं। इस प्रकार से किसी भी कृषि की विशेषताएं पूछी जा सकती है, ज्यादा नहीं तो 2, 2, 3, 3 आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, रोपण कृषि कई बार पूछी गई है बोर्ड में। रोपण कृषि, इस कृषि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का आकार है वो बहुत विस्तृत होता है, काफी बड़े इलाके में ये खेती होती है। दूसरा, इसमें अधिक पूंजी निवेश यानी खर्चा ज्यादा आता है। उच्च प्रबंधन और तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों को प्रयोग में लिया जाता है। तीसरा है भी ये एक फसलिक कृषि है, एक फसल कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है, यानी किसी एक फसल के उत्पादन पर ही जोर दिया जाता है, भी एक ही करेंगे, फालतू उसमें नहीं करेंगे कुछ भी। चौथा है कि इसमें समस्त जो श्रमिक है वो सस्ते और यातायात के विकसित साधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए सस्ते श्रमिक और यातायात की विकसित साधनों की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा बागान और बाजार है वो सुचारू रूप से इसमें जुड़े रहते हैं। पांचवा है विशेषता में क्या कृषि का अधिकतर भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो व्यापारिक दृष्टि से ही किया जाता है, ये सारा काम घर पे थोड़ी रखते हैं इनको। यह एक वृहद स्तरीय लाभदायक उत्पादन प्रणाली, बड़े लेवल के ऊपर लाभ कमाने के उद्देश्य से ये कृषि है वो की जाती है। तो ये 6 अंतर हैं रोपण कृषि के, इनमें भी आप 3, 4 जो भी याद रह जाए अच्छी बात है। और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इस चैप्टर में विश्व मानचित्र हैं आपके दिए हुए, तो आप खाली मानचित्र के ऊपर उन लोकेशनों को थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिएगा और बाद में मैं आपको अभ्यास और करवा दूंगा, एक बार आप कुछ तो कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे इस प्रकार से चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जानकर लाभान्वित हो रहे होंगे। जरूर आपको आपकी परीक्षा के अंदर इस चीज़ का बहुत ही फायदा है वो मिलेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, जो जिनका उचित जवाब है वो बनता होगा। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।